अध्याय 8 वस्तुओं का अभाव। मुझे इस समुद्र के किनारे पर रहते हुए इतना लंबा समय बीत गया था कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी सब धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी या जिनका मैं उपयोग में ला रहा था वो ख़त्म होती जा रही थी। जहाँ तक मैं देख रहा था मेरी स्याही भी ख़त्म होने के कगार पर थी। अभी तक तो मैं उसमें पानी मिलाकर काम चला रहा था, लेकिन अब ज़्यादा पानी मिलाना भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि तब उससे लिखे जाने वाले अक्षर कागज़ पर पढ़े नहीं जा सकते थे। मैं इस प्रयास में था कि जब तक संभव हो तब तक मैं दिनों की गणना करता रहूं और अपने साथ होने वाले तमाम उल्लेखनीय चीज़ों का रिकॉर्ड रखूं। मुझे याद है कि कई बार मेरे साथ विचित्र तरह की घटनाएं भी हुई। मैं कुछ मामलों में बहुत अंधविश्वासी भी था और उसका मतलब खोजता था कि यह घटना क्या मेरे लिए मंगलकारी हो सकती है या घातक। मैं बड़ा ही उत्सुकता से उन चीज़ों के कारणों को समझना चाहता था। जहाँ तक मैंने आकलन किया कि मैं अपने पिता और दोस्तों से विछड़ते हुए काफ़ी दूर चला आ गया था। कहाँ जाए तो मैं ह्यूल से समुद्र को देखने के लिए भागा था। उसके बाद सेले पहुँचा और वहाँ से एक दास को अपने साथ लिया। यारमाउथ रोड में उस साल जब जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसे मैं किसी तरह बच गया, उस दिन के बाद मैं सेले से छुटकारा पाने के लिए नाव में सवार हुआ था। साल के उसी दिन को मेरा जन्म हुआ था, 30 सितंबर को। 26 साल के बाद बड़े ही चमत्कारिक रूप से नियति ने मुझे इस द्वीप पर धकेल दिया था और इस प्रकार यहाँ पर मेरा एकांतवास एवं बुरे दिनों की शुरुआत हुई थी। अगली वस्तु जो खत्म होने की कगार पर थी वह उस जहाज से लाए गए बिस्कुट थे। इन्हें मैंने आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल के लिए आखिरी समय तक बचा कर रखा था, लेकिन जब मैंने खुद ब्रेड बनाना और उसे बेक करने का साधन जुटा लिया और उसे सीख लिया तो उसे बचाए रखने का कारण नहीं था, इसलिए मैं उसे खाने लगा। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि मुझे इतनी चीज़ें मुहैया कराई थी और इन सब चीज़ों की हासिल करना भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे तमाम कपड़े भी चिथड़े होने लगे थे और गलने लगे थे। लिनेन के कपड़े तो बिल्कुल ही गल चुके थे। वैसे मेरे पास कई चेकर्ड कमीजें भी थी जिन्हें मैं नाविकों के संदूकों में से लाया था और जिन्हें मैंने बड़े ही करीने से संजो कर रखा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय केवल एक कमीज के अलावा और कुछ नहीं पहनता था। और इस तरह से उस जहाज़ के तमाम आदमियों के कपड़ों ने मेरी बहुत सहायता की थी। कुल मिलाकर वो 3 दर्जन कमीज तो रही होगी। नाविकों के पास कुछ मोटे कोट भी थे जिन्हें मैं लेकर आया था, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी थी कि उनकी ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। फिर भी मैं यहाँ कभी नंगा नहीं रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ सूरज की गर्मी को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और जब मेरे पास इतने कपड़े मौजूद थे फिर ऐसा करने का कोई मतलब भी नहीं था। मैं हमेशा ही हवादार कमीज को पहनता था ताकि गर्म हवाओं से शरीर की रक्षा की जा सके। कई बार तो मैं इसे 2 बार मोड़ कर भी पहनता था ताकि मेरे शरीर की ठंडक बरकरार रखे। इतना ही नहीं, बिना टोपी या हैट के मैं कभी भी धूप में बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि यहाँ सूरज की बहुत तेज़ धूप थी। इस जगह की भौगोलिक दशा भी ऐसी ही थी कि सूरज सीधे सिर के ऊपर ही होता था और इसमें सिर में दर्द होने की आशंका रहती थी, इसीलिए बिना टोपी के बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। उपरोक्त चीज़ों पर विचार करने के बाद मैंने अपने पास बचे हुए कुछ चिथड़ों को, जिन्हें मैं कपड़ा कहता था, व्यवस्थित करते हुए पहनने का प्रयास किया। मैंने सभी पुरानी कुर्तियों को भी निकाला जो मेरे काम का नहीं था और अब मैं इस तरह के सभी जैकेट और सामानों को निकाल लेना चाहता था जो मैं इस जहाज़ पर से निकाल कर लाया था। उन सभी की सिलाई और मरम्मत करने की भी ज़रूरत थी और यह काम बहुत ही उबाऊ था। हालांकि मैंने 2 या 3 कुर्तियों की सलीके से सिलाई का काम किया, जिससे मुझे यह उम्मीद बनती थी कि इनका बहुत समय तक उपयोग कर पाऊंगा। जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, मैंने इनका जांघिया और पैजामा बनाया ताकि किसी न किसी रूप में इनका इस्तेमाल करता रहूं। मैंने जिस जानवरों को मारा था उनकी खाल को बचाकर रखा था, अर्थात 4 फीट की एक खाल तैयार थी जिससे मैंने लकड़ी पर टांग रखा था। सूरज की गर्मी में सुखाकर वह कड़ी भी हो चुकी थी। उनमें से कुछ छोटे आकार की थी, इतनी सख्त हो गई थी कि मेरे लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी। उन चीज़ों से सबसे पहले मैंने अपने लिए एक टोपी बनाई ताकि बारिश में भीगने से बचाव हो सके और मैंने उनकी उपयोगिता के मुताबिक कुछ खाल को शरीर पर कपड़े की तरह पहनने के लायक ही बनाए, जिसे देखकर यह कहा जा सकता कि वह घुटने तक का पैजामा और कुर्ती है।
और ये दोनों ही इतने ढीले थे कि गर्मियों में मेरे शरीर को ठंडा रखने में मददगार साबित होते। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि खुरदुरे थे, क्योंकि मैं उसे बनाने वाला अच्छा जानकार नहीं था और न ही मैं एक अच्छा दर्जी था, अन्यथा उन चीज़ों से बहुत अच्छी पहनने लायक पोशाक बनाई जा सकती थी। जब मैं बाहर जाता तो बारिश होने पर मेरा कुर्ती के रोएं और टोपी भीग जाती थी, जिसे सूखा रखना होता था। इन सब के बाद मुझे अपने लिए एक छाता बनाना था। इसे बनाने में बहुत समय लगा और तकलीफें भी हुई। असल में मुझे उनमें से एक की ज़रूरत थी और मेरे दिमाग में उसे बनाने का बड़ा आइडिया भी था। मैंने ब्राज़ील में उसे बनाते हुए देखा था, जहाँ भयंकर गर्मियों में वे बेहद उपयोगी साबित होते थे। विषुवत रेखा से नज़दीक होने के कारण यहाँ उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। वैसे भी यहाँ बारिश और गर्मी ये दो मौसम ही ज़्यादा दिन रहते थे। ऐसे में यहाँ पर ये बेहद उपयोगी थे। मैंने अब तक जितना दर्द झेला था उसे देखते हुए मेरे भीतर कष्ट साध्य कार्यों को निपटाने और दर्द को सहने की आदत सी पड़ गई थी। इसलिए मैं किसी तरह से उसे भी तैयार करना चाहता था। हालांकि इसकी तैयारी के दौरान कुछ हद तक ये बर्बाद भी हुए, लेकिन अंततः मुझे कामयाबी हासिल हुई और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मुझे मेरे कई सवालों का जवाब मिल गया था। मैं यह नहीं कहता कि इसके बाद पिछले 5 सालों के दौरान किसी तरह की कोई असाधारण घटना हुई, किंतु मैं उसी स्थान पर उसी दशा में अपना जीवन व्यतीत करता रहा। इस दौरान मैं अपनी दिनचर्या के मुताबिक सालों से जो जौ और चावल की खेती और अपनी किशमिश के जमा हो चुके भंडार की देखरेख करने के अलावा एक और खास काम जो मैं कर रहा था वह था उसके लिए कि डोंगी का निर्माण। मैं रोजाना अपने बंदूक के साथ में रखते हुए अथक परिश्रम से डोंगी के निर्माण में जुटा था, जिसे अंततः मैंने पूरा करके ही दम लिया और उसे दर्रों में प्रवेश कराने के लिए तकरीबन 1 मील की दूरी तक 6 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी नहर की खुदाई कर डाली। इधर मेरी छोटी सी डोंगी तैयार हो चुकी थी। हालांकि इसका आकार कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका डिज़ाइन पूरी तरह व्यवस्थित था। पहली बार जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था तो मैं इस बात को लेकर कतई आश्वस्त नहीं था कि यह इतनी अच्छी बन पाएगी। अब मेरा अगला कदम इस छोटी सी नौका पर बैठकर इस द्वीप का दौरा करना था और इसके दूसरे भाग को देखना था, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि उस पर ज़्यादा सामान रख पाना मुमकिन नहीं था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था कि मैंने एक छोटी सी यात्रा के दौरान उस ओर के मनोहारी दृश्य को देखा है, जिन्हें अच्छी तरह से देखने और समझने की लालसा अभी भी मेरे मन में हिलोर मार रही थी। परंतु नाव से द्वीप के उस भाग पर जाने के लिए पहले मैं सारे इंतजाम पूरे कर लेना चाहता था और पूरी तैयारी के साथ ही वहां जाना चाहता था। इस मकसद से मैंने इसके तमाम पहलुओं पर विचार किया और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपनी इस छोटी सी नौका पर सभी जरूरी चीज़ों को रखकर इस दौर पर निकला जा सकता है। नौका में हथियारों की बारिश से बचने के उपाय के तौर पर किसी चीज़ों से उसे ढकना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए नौका में ही एक जगह को खोखला करके उस लायक स्थान बनाया जहां मेरा हथियार गीला होने से बचाया जा सकते थे। गर्मी और बारिश से बचाव के लिए मैंने अपने लिए एक छाता भी बनाया था, जिसे मैं अपने सिर पर रखकर खड़ा हो गया और इस प्रकार से एक छोटे से दर्रे में डोंगी को पानी में प्रवाहित करने के साथ यह एक अलग तरह की समुद्री यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन मेरा मकसद एक तय सीमा के भीतर ही रहना था, जो मेरे छोटे से साम्राज्य के दायरे में आता हो। मैंने अपनी समुद्री यात्रा की तैयारी करते समय अपने साथ कई चीज़ें रखी थी, जिनमें प्रमुख रूप से जौ के आटे से बने 2 दर्जन के एक पक्के घड़े में भूरा हुआ भुना चावल था, जो मेरे खाने के लिए पर्याप्त था, 1 बोतल रम, थोड़ा बकरी का मांस पाउडर, किसी को मारने के लिए गोली तथा 2 बड़ी कुर्तियाँ, जिनका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ, जिन्हें मैं नाविकों के संदूकों से निकाला था, संभाल कर रख लिया। इनमें एक दिन में पहनने के लिए और एक रात में पहनने के लिए। इस अजनबी धरती पर मेरा पदार्पण के 6 साल बाद 6 नवंबर को मैंने इसी समुद्री यात्रा की शुरुआत की। जितना कि मैं उम्मीद कर रहा था, यह उससे कहीं ज़्यादा लंबी थी। मैं समझता था कि यह द्वीप कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ मैं ठहरा था वह एक पहाड़ का उभरा हुआ हिस्सा था। समुद्र से कुछ ऊपर की
और कुछ उसमें तकरीबन 6 मील की दूरी तक था। उसके आगे छिछली बालू थी जो करीब 1.5 मील तक बिखरी हुई थी। इस प्रकार मुझे समुद्र तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी थी। पहली बार जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो मैं बड़े साहस से अपने हितों की पूर्ति के लिए जुटा हुआ था। उस समय मुझे इसकी दूरी का कोई ख्याल नहीं आ रहा था और मुझे कभी भी यह आशंका नहीं हुई कि मैं यहाँ तक कैसे वापस आऊँगा। नाव को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मैंने उस जहाज़ से लाई गई टूटी हुई सामग्रियों की इस्तेमाल करते हुए एक लंगर भी बनाया था। अपनी नाव को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए मैंने अपनी गन पकड़ी और किनारे की ओर निकल पड़ा। इस प्रकार मैं वहाँ पूरी दृढ़ता तथा साहस के साथ पर पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर मैंने जब नीचे समुद्र की ओर झाँका तो एक मजबूत और सच कहा जाए तो बहुत ही भयानक तरंग दिखाई दी जो पूरब दिशा से दौड़ती हुई उसी की ओर आ रही थी। जहाँ तक मैं इस घटना को समझ पाया, मैं आसान खतरे को भांप गया था। मैं समुद्र की शक्ति को जानता था। मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ से वापस नहीं लौट पाऊंगा। सच में यदि मैं पहले इस ओर आया होता तो मुझे विश्वास होता कि यह वाक़ई इतना बड़ा होगा। वहाँ भी धारा द्वीप के दूसरे किनारे की तरह ही थी, केवल वहाँ दूरी ज़्यादा थी। अब जहाँ तक मैंने देखा वहाँ किनारों पर एक मजबूत भंवर भी बन रहा था। लिहाजा सबसे पहले मुझे वहाँ से किसी भी तरह से खुद को सुरक्षित निकाल लेना था, वरना मैं उस समय उस भंवर में फंसा होता। मैंने वहाँ 2 दिन गुजारे क्योंकि वहाँ दक्षिण पूरब की ओर से ताज़ी हवा बह रही थी। यह समुद्र की धारा के ठीक उल्टी थी, जिससे समुद्र में उस बिंदु से एक उथल पुथल पैदा होने का एहसास कराया था। इसीलिए उस समय मेरा किनारे पर जाना उचित नहीं था, क्योंकि उथल पुथल भरी वह धारा किनारे से ज़्यादा दूर पर नहीं थी। तीसरे दिन पूरी रात हवा चलने के बाद सुबह समुद्र बिल्कुल शांत नजर आ रहा था और मैं साहस से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर चलकर मुझे दोबारा से एक चेतावनी मिली, लेकिन यह अनुभवहीन पायलट के तौर पर मैं बिना देरी किए किनारे की ओर तेजी से पहुंचना चाहता था। परिणाम स्वरूप मैंने खुद को गहरे पानी में पाया। वहाँ पानी की धारा इतनी तेज थी कि जहाँ से निकल पाना मुश्किल लग रहा था। मैं उसकी धारा के साथ बहा जा रहा था। वह इतनी प्रचंड थी कि मैं चाहकर भी किनारे की ओर नाव का रुख मोड़ने में नाकाम हो रहा था। मैं खुद को उस भंवर में काफ़ी दूर ही रखना चाहता था, जो कि मेरे बाईं ओर था। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी ताकि उसकी मदद ली जाए। और अब मैं अपनी डोंगी के सहारे कुछ भी कर पाने में असमर्थ साबित हो गया था। अब मेरा नियंत्रण खोने लगा था। मुझे मालूम हो गया था कि द्वीपों के दोनों ओर धारा का प्रवाह तेज था। मैं अब कुछ मील की दूरी पर था। मेरा अनुमान था कि आपस में जरूर ये कहीं मिलती है। इन हालातों को काबू कर पाना अब मेरे बस में नहीं रहा, इसीलिए अब मेरी नियति मुझे मौत की ओर ले जा रही थी। इसमें समुद्र का योगदान कम था, क्योंकि वह बिल्कुल शांत था। वहाँ मैंने किनारे पर एक कछुआ देखा जो इतनी भारी थी कि उसे उठाकर लाना मुश्किल था। मैं अपने साथ खाने पीने की जितनी सामग्री लाया थे वे सभी खत्म हो चुके थे, और यदि विपरीत दिशा की ओर मैं नाव लेकर बढ़ता तो तय मानिए कि उधर दूर दूर तक केवल समुद्र था। कोई किनारा होने का गुंजाइश नहीं थी, और हजारों मील तक न ही किसी द्वीप न ही किसी मुख्य भूमि के होने की संभावना मुझे नजर आ रहा था। यहाँ मुझे अनुभव हुआ कि कैसे ईश्वर अपनी कृपा से मानव जाति की इच्छित मांग की पूरी करते हैं, और वह इन खराब परिस्थितियों में अब मैं अपना द्वीप के उस हिस्से में सही सलामत पहुँचने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, जो इस दुनिया में अलग थलग था, जहाँ पर मैंने अपने लिए एक सुरक्षित और आनंददायक घर बना रखा था। जैसे ही मैं नाव को पानी में लेकर आगे की ओर बढ़ा और नाव पानी में तैरना शुरू हुई, इतने में ही मैंने उस साफ पानी में स्पष्ट तौर पर बढ़ती आ रही धारा को देखा। जहाँ यह धारा बहुत आक्रामक थी, वहाँ पर पानी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था, लेकिन वहाँ पानी साफ दिखाई दे रहा था। इससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा था कि इसमें नुकसान नहीं होगा, और फिलहाल मैं समुद्र में चट्टानों की दरार से आधा मील दूर पूरब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। जहाँ तक मैं समझ पाया, यह चट्टान ही इस धारा को 2 भागों में बांटती थी, और
जोर दक्षिण की ओर ज़्यादा था। पूर्वोत्तर की चट्टानों को छोड़कर वहाँ के भौगोलिक स्थिति इस तरह से थी कि उसी वजह से वहाँ एक बड़ा भंवर पैदा हो गया था जो एक तीव्र धारा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर दोबारा मुड़ रहा था। यह भंवर मुझे अपने रास्ते में विपरीत दिशा की ओर तकरीबन 3 मील पीछे धकेलता हुआ ले गया। लगभग 6 मील की दूरी तक मैं उत्तर की ओर धारा के साथ बहता रहा। इस तरह मैंने खुद को उस द्वीप पर उत्तर की ओर जाते हुए पाया। अब मैं उस द्वीप पर अपनी रिहाइश को बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर पहुंचा गया था। इस धारा या भंवर की सहायता से जब मैं 3 मील से ज़्यादा दूर भटक गया तो मुझे लगा कि मेरे लिए यह बहुत महंगा पड़ने वाला है। हालांकि मैंने इन दोनों ही बड़ी धाराओं के मध्य, जिनमें एक तो दक्षिण की ओर थी तथा एक उत्तर की ओर, खुद को दूसरी ओर 3 मील भटकता हुआ पाया। इसके दोनों ही ओर द्वीप का विस्तार था और मैंने वहाँ कुछ हद तक पानी देखा। वहाँ की हवा इतनी ताज़ी और मंद थी कि मैंने उसी ओर मुड़ गया, सीधे नाव खेते हुए तथा द्वीप के उस किनारे की तरफ बढ़ता रहा। शाम को तकरीबन 4 बजे उस द्वीप के करीब 3 मील भीतर जाने के बाद मैंने उस चट्टान के केंद्र बिंदु को देखा जो वाकई उस आपदा के लिए जिम्मेदार था जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इन्हीं चट्टानों के लहरों के टकराने से समुद्र में भंवर पैदा हो रहा था। यहाँ की धारा को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मोड़कर खतरनाक बना रहा था। वैसे मुझे उस ओर जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने अभियान के तहत खोज को जारी रखना चाहता था। खैर, हवा का एक और झोंका आया और उस भंवर को पार करते हुए पश्चिम उत्तर की ओर मुड़ गया। तकरीबन 1 घंटे के भीतर मैं किनारे से 1 मील की दूरी तक पहुंच गया, जहां बिल्कुल शांत जल प्रवाहित हो रहा था। मैं शीघ्र ही जमीन की ओर पहुंचने वाला था। तब जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने अपने घुटने के बल बैठते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने मुझे आज फिर एक बड़ी विपत्ति से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी नौका को किनारे की ओर छोटे से छायादार दर्रे की ओर ले आया ताकि वहां वृक्षों की छांव में आराम कर सकूं। अत्यधिक श्रम और थकान होने के कारण मैं वहां सो गया। अब मैं जिस राह पर निकल पड़ा था वह मेरे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही थी। मैंने अब तक इतनी दूरी तय कर ली थी कि मुझे रास्ते का अनुमान नहीं हो रहा था। अब यहाँ से किसी भी तरफ बढ़ने का साहस मुझ में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि इस द्वीप को पैदल पार करते हुए मैं अपनी रिहाइश की ओर किधर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा साहस दिखाना उचित नहीं समझा। वहाँ आसपास कोई खाड़ी भी नहीं थी जहाँ मैं अपनी नौका को सुरक्षित रूप से टिका पाता, इसीलिए मेरे पास फिलहाल वहाँ ठहरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। समुद्र के किनारे से तकरीबन 3 मील अंदर आने पर मैं वहाँ पहले की बजाय अच्छे स्थान पर आ गया था। यहाँ कई चीज़ें मेरे अनुकूल नज़र आ रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर मेरे नाव के लिए एक अनुकूल हार्बर मुझे दिखाई दिया। यहाँ उसे एक छोटे से डॉक पर खड़ा करने की जगह का भी चयन कर लिया। इस तरह से अपनी नौका को यहाँ सुरक्षित टिकाकर मैं किनारे की ओर यह पता करने के लिए चल दिया कि आखिरकार मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने शीघ्र ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि मैं अभी ठीक उस स्थान के निकट हूँ जहाँ सालों पहले मैं पैदल ही किनारे किनारे घूमने के मकसद से द्वीप का मुआयना करने निकला था। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उसे बचने के लिए मैं नाव में से छतरी तथा अपनी गन निकालकर पैदल आगे की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं सही दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। इस तरह चलते चलते मैं वापस अपने घर के पास पहुँच गया जहाँ मैंने अपनी रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें जुटा रखी थी। सचमुच में उस दौरान वह मेरा अपना देश, अपना घर ही तो था। अपने घर के पास पहुँचते ही मैंने घर को फांदा और घर के आगे बने अहाते में कूद गया। अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए मैं गहरी नींद में सो गया। यदि आपने मेरी कहानी पढ़ी हो तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि सोते हुए मैंने अपने कानों में किसी को मेरा नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन क्रूसो। अरे रॉबिन क्रूसो, तुम कहाँ हो? रॉबिन क्रूसो, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए थे?